ओके गाइस, तो वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक का, दैट्स कॉल्ड बेसिक्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो इससे पहले काफ़ी लेक्चर्स में हमने काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस किया। उसके बाद हमने कुछ बेसिक्स टर्म, अभी जो लेक्चर 4 था, कुछ काफ़ी बेसिक्स टर्म्स को डिस्कस किया। लेक्चर 5 में हम डिस्कस किए थे वर्क ट्रांसफ़र कैसे होता है नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। कैसे हम किसी नॉन फ्लो प्रोसेस हो रहा है तो उसमें कितना वर्क हो रहा है, वर्क ट्रांसफर कितना हो रहा है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली जो प्रोसेस बनता है उसको वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करके हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया ख़त्म। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इससे पहले लेक्चर 3 में मैंने आपको जीरोथ लॉ के बाद आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मैंने बताया था, उसके डेफिनेशंस भी बताए थे और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए थे, बट वो हम थ्योरेटिकली देखे थे। अब हम थोड़ी डीप में और बात करने वाले हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी आगे सब्जेक्ट पढ़ोगे, आपका TGD हो गया, RAC हो गया, HMT हो गया, बहुत जगह पे ये टॉपिक्स काम आएगा। तो बहुत यूनिट 1 ज़्यादा बड़ा नहीं है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक है। इसके बाद हम लोग अभी वर्क ट्रांसफर पढ़े थे नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। फिर एक हम रेगुलर लेक्चर जो बनेगा हमारा हीट ट्रांसफ़र बनेगा फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। फिर हमारा स्टडी फ्लो बनेगा। उसके बाद सेकेंड लॉ और एंट्रोपी, ये 4-5 टॉपिक है। उसके बाद हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के कुछ स्टेटमेंट थे। कहता ये है फर्स्ट लॉ कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, एनर्जी को ना ही आप बना सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और एक चीज़ और कहता है थर्मोडायनेमिक, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है और वो थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस है। साइकिल का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे आके एंड होता है। अगर ऐसा कुछ आपको प्रोसेस देखने को मिल रहा है, देन जो हीट ट्रांसफ़र होता है फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस के लिए, दैट्स कॉल्ड डेल Q इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी भी क्लोज्ड सिस्टम के लिए अगर कोई साइकिल बन रहा है तो जो नेट हीट ट्रांसफ़र है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा नेट वर्क ट्रांसफ़र के इक्वल हो जाता है फॉर अ साइकिल। ठीक है, ये टर्म याद रखना, फॉर अ साइकिल के लिए ये एक टर्म है, आपको माइंड में रखना है। ठीक है, और बहुत कुछ है। तो स्टार्टिंग में जो हमारा न्यू कॉमन थे, उन्होंने एक थर्मोडायनेमिक सबसे पहले स्टीम इंजन उन्होंने खोज किया था। फिर काफ़ी उनका नाम फेमस नहीं हुआ था, बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम फेमस हो गया था। बट न्यू कॉमन जब वो बनाए थे तब वो जो स्टीम इंजन बनाए थे वो काफ़ी बहुत कम एफिशिएंट था। ठीक है, तो उसको एफिशिएंट बढ़ाने के लिए काफ़ी लोग ने काफ़ी रिसर्च किया। तो उन्होंने एक अंश पाया कि अगर हम किसी तरह हीट को, जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी एफिशिएंट बढ़ा दें तो हमारी जो मशीन है उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी की बात, फिर लोग क्या कर रहे थे, हीट और टेम्परेचर को एक दूसरे से कॉम्बिनेशन कर रहे थे। बट फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि नहीं, हीट और टेम्परेचर के भी कोई ज़्यादा उनके बीच में कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे फिर कार्नोट आया, तो कार्नोट ने एक साइकिल बना के दिया कि बोला कि ये स्टैंडर्ड साइकिल है, अगर इसके थ्रू आप काम करोगे, इसके थ्रू अगर कोई मशीन बनाओगे, अगर आपको कोई मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो आप कार्नोट साइकिल का यूज़ करके अपनी मशीन बनाओ और मैक्सिमम एफिशिएंसी तक ले जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कुछ कंसिक्वेंसेस भी थे, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कंसिक्वेंसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में सबसे पहले कहा था कि हीट जो था, हीट इज अ पाथ फंक्शन। हीट इज अ पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन नहीं, मतलब कोई पाथ को फॉलो करता है हीट हमारा। कैसे, इसको प्रूव मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये PV डायग्राम हो गया। ठीक है, पॉइंट 1 ये हो गया पॉइंट 2। ठीक है, दिस एंड दिस। ठीक है, C, B और A, ये एक साइक्लिक थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम के लिए जो अगर वो थर्मोडायनेमिक साइकिल प्रोसेस है, किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए जो नेट हीट ट्रांसफ़र होता है वो किसके, नेट वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक साइकिल लेते हैं। कौन सी साइकिल लेते हैं, 1A 2B, 1A 2
2B1, ठीक है। ये एक साइकिल हमने लिया, कौन साइकिल लिया, ये वाला साइकिल लिया, ये वाला साइकिल लिया हमने। इस साइकिल के लिए नेट हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू नेट वर्क डन होता है। तो अपन लिख सकते हैं ऐसे कि इस प्रोसेस 1 से 2 के लिए dq1a2 के लिए प्लस 2 से 1 के लिए प्रोसेस का हीट ट्रांसफ़र 2b1 किसके इक्वल हो जाएगा, dw1a2 प्लस dw2b हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम टू सेम अब हम साइकिल 1b2 और 2c1 के लिए देखेंगे। तो जो नेट वर्क डन हो जाएगा साइकिल किसके लिए, साइकिल 1b2c1, ये साइकिल के लिए। तो ये नेट वर्क डन फॉर 1b2 प्लस dq2c1 इज इक्वल टू dw1b2 प्लस dw2c1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी हम प्रूव करने वाले हैं कि वाई हीट इज अ पाथ फंक्शन। कोई अगर आपसे पूछे कि आप कैसे कह सकते हो कि हीट जो है वो पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है, तो वो हम प्रूव करने वाले हैं। हमने एक थर्मोडायनेमिक साइक्लिक बनाया, तो उसमें 2 साइकिल हैं, ठीक है। एक साइकिल का हमने अभी हम पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कि फॉर अ साइकिल फॉर अ क्लोज सिस्टम नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क डन। उसके अकॉर्डिंग हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। अब करना क्या आपको, अच्छा उससे पहले एक और हम साइकिल की बात करेंगे। इसमें 3 साइकिल हैं, एक साइकिल, 2 साइकिल और एक वो ये पूरा साइकिल, 3 साइकिल हैं। इस साइकिल की भी बात करते हैं, ठीक है। तो 1a2c1 इसके लिए जो आएगा dq1a2 प्लस dq2c1 इज इक्वल टू dw1a2 प्लस dw2c1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये जो टर्म है ये तो कट जाएगा, ठीक है। बचेगा दिस माइनस दिस, तो अपन लिख सकते हैं dq2c1 1 को 3 से माइनस करना है ना, तो dq2b1 माइनस दिस इज इक्वल टू dw2b1 माइनस dw2c1। ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। अब इसमें देखो ध्यान से कि इनिशियली जो ये इक्वेशन बनकर आपको आया है, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में ये आएगा कि देखो 2b1 2c1, ठीक है, 2b1 और 2c1। तो इनिशियल पॉइंट अगर 2 को हम इनिशियल पॉइंट ले लें, ठीक है, तो आप ध्यान दोगे कि इन दोनों में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, बट जो बीच वाला पॉइंट है C और ये जो B ये डिफरेंट है। तो अपन कह सकते हैं कि dw2b1 इज नॉट अ सेम पाथ 2c1 से, और ऑल्सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, नेट हीट ट्रांसफर इज नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन्स हम देख कर ही डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि दोनों पाथ पे जब नेट हीट ट्रांसफर हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। इट मीन्स हीट इज अ पाथ फंक्शन, और पाथ फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो पाथ फंक्शन का मतलब होता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये टर्म आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला जो कॉन्सिक्वेंस है कहता है फर्स्ट लॉ कि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। एनर्जी कोई प्रोसेस नहीं है, एनर्जी एक प्रॉपर्टी है। और सेकेंड कॉन्सिक्वेंस है कि एनर्जी जो है इज अ पॉइंट फंक्शन। एनर्जी हमारा क्या है, पॉइंट फंक्शन है। कैसे, तो अभी जो इक्वेशन हमने ये डिस्कस किया इसी इक्वेशन को आपको यहाँ पे लिखना है सेम टू सेम, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो 2b1 वाला और ये जो टर्म है ना इनको एक तरफ ले आते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा dq माइनस dw, क्या साइकिल था 2b1 था, 2 से b से 1 इज इक्वल टू dq माइनस dw
ये वाले टर्म को सी को एक तरफ कर लिए 2C1, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे इन दोनों प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है, बट जो मिडिल पॉइंट है पाथ डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट पाथ पे काम कर रहे हैं। तो आप कहोगे तो इसके अकॉर्डिंग एनर्जी इज अ पाथ फंक्शन, नहीं, यहाँ पे जो आपका जो फंक्शन dq माइनस dw है, ये जो है dq माइनस dw इज अ पॉइंट फंक्शन, दिस आर द point function, therefore we can write that dq minus dw is equal to de एनर्जी का, और ये हमारा क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dq इज इक्वल टू d प्लस dw, और d प्लस dw लिख सकते हो, दैट E इज द एनर्जी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, एनर्जी के कुछ फॉर्म हम दे। एनर्जी दो टाइप का होता है, एक ट्रांजिट टाइप का होता है, एक हमारा एनर्जी स्टोरेज होता है, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांजिट में हमारा Q हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन होता है, और एनर्जी इन स्टोरेज में हमारा मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का टाइप का होता है। मैक्रोस्कोपिक में हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, और माइक्रो लेवल पर जब आप जाओगे तो उसके सिस्टम के आप माइक्रो लेवल में जाओगे, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स में चले जाओगे, तो इस वहाँ मॉलिक्यूल्स में जाओगे तो कौन सी एनर्जी देखने को मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, रिवर्स एनर्जी, ये सब आपको देखने के, दैट्स कॉल्ड, हम इसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो एनर्जी दो टाइप का होता है, एक ट्रांजिट एनर्जी होता है, एक हमारा स्टोरेज टाइप का एनर्जी होता है। ट्रांजिट एनर्जी में हमारा Q और W होता है, और स्टोरेज एनर्जी में हमारा मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक होता है। मैक्रोस्कोपिक में हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, और माइक्रोस्कोपिक में हम जब जाएंगे तो हमारा एक इंटरनल एनर्जी का डिस्कस होता है। देयरफॉर तो अभी जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं इन द स्टोरेज फॉर्म, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, this energy in storage is called the kinetic energy plus potential energy plus internal energy लिख सकते हैं। now in case of storage kinetic energy and potential energy will be zero। अगर कोई स्टोरेज है उसमें तो आदान प्रदान हो नहीं रहा, अभी फिलहाल स्टोरेज करके रखियो एनर्जी का, in that case the kinetic energy and potential of energy of that storage energy is equal to zero, therefore we can write that dE in the form of du। इसलिए हम इस इक्वेशन को फिर ऐसे लिख सकते हैं कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw, और यही है हमारा फर्स्ट लॉ का इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कैसे मैंने E को U में कन्वर्ट किया वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला कॉन्सिक्वेंसेस है हमारा थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, ये कहता है कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कांस्टेंट फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, द एनर्जी विल बी कांस्टेंट। कैसे हुआ, देखो आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, इट मीन्स मास और एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें मास का भी ट्रांसफर नहीं होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होता है। और अभी हमने एनर्जी इन ट्रांजिट में पढ़ा था कि एनर्जी इन ट्रांजिट में दो टाइप के होते हैं, Q और W। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि अगर मास और एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होता है तो एनर्जी में हमारा Q और W भी आता है, ट्रांजिट एनर्जी, तो उसका भी आदान प्रदान नहीं होगा। देयरफॉर फॉर एनी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इज इक्वल टू d प्लस dw लिख सकते हैं, वेयर dq, क्योंकि dq और dw का भी आदान प्रदान नहीं होगा तो जीरो लिख सकते हैं इन दोनों की जगह पे। देयरफॉर de इज इक्वल टू जीरो एंड E इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये भी समझ में आ गया कि फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम द एनर्जी विल बी कांस्टेंट। और कैसे निकालना है, इस तरीके से। उसके बाद आता है फोर्थ कॉन्सिक्वेंस जो है हमारा है परपेचुअल मोशन मशीन 1। जो अगला कॉन्सिक्वेंस है हमारा फोर्थ नंबर वाला PMM1, ये आप पढ़े होंगे, परपेचुअल मोशन मशीन। इसका कहना ये है कि ऐसा कोई भी मशीन नहीं बना है जो कंटिन्यूसली वर्क करता रहे विदाउट एनी एब्जॉर्बिंग ऑफ सम एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल इसका एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ परपेचुअल मोशन मशीन का, ठीक है।
इसका मशीन ऐसा कुछ है, ठीक है। ये सोर्स है, ये कोई मशीन है, और ये है वर्क है, और ये एनर्जी आ रहा है। तो परपेचुअल मोशन मशीन का कहना ये है, ऐसा कोई मशीन जो नहीं है, ऐसा कोई मशीन जो नहीं है जो कंटिन्यूसली वर्क करता रहे बिना एब्जॉर्ब किए हुए कोई एनर्जी। तो ये T1 सोर्स से हमारा एनर्जी आ रहा है मशीन में, तो उससे वर्क बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन को अगर 100% हम हीट दे रहे हैं तो 100% वर्क देगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल डूड। कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा, लॉस होगा, जो कहाँ जाएगा, सिंक में जाएगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो वही कहता है कंसिक्वेंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का 4 कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड PMM1 इज द कंसिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। क्या कहता है कि ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो कंटिन्यूअसली आपको वर्क देता रहेगा विदाउट एनी लॉस, ठीक है। तो ये 4 कंसिक्वेंसेस हैं और ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में से कुछ टर्म्स आपको याद रखना है, रिवीजन जल्दी से करते हैं कि जो हीट होता है वो हमारा पाथ फंक्शन होता है। अगर कोई चीज़ पाथ फंक्शन है मतलब वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, वो प्रोसेस होगा, ना कि वो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी है कोई चीज़ तो वो हमारा पॉइंट फंक्शन होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा। तो हीट यहाँ पाथ फंक्शन है, मतलब ये एक प्रोसेस है, प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था कि एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन। यस, एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन। और कोई चीज़ पॉइंट मतलब एनर्जी हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन है, मतलब उसकी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आएगा। क्लियर। फिर थर्ड हमने पढ़ा था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। और फोर्थ हमने पढ़ा था PMM1। तो ये हमने ओवरऑल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था। तो इसमें एक टर्म तो ये है कि हीट पाथ फंक्शन होता है, एनर्जी पॉइंट फंक्शन होता है, और एक ये फार्मूला dq इज इक्वल टू du प्लस dw। दिस इज ये फार्मूला आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने दिया है, ठीक है। तो जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे इन क्लोज्ड सिस्टम में हीट का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, इन दैट केस, क्योंकि अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिए हैं तो इसके हेल्प से हम बताएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब बना था तब हम क्लियर हो गए थे कि व्हाट इज हीट, हीट क्या होता है हम समझ गए थे। तो हीट का ट्रांसफर कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है इन क्लोज सिस्टम में, हम वो इजीली बता सकते थे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर फॉर वेरियस प्रोसेसेस, फॉर आइसोथर्मल, फॉर आइसोबैरिक, फॉर आइसोमेट्रिक, एडियाबैटिक, ये सब के लिए। नाउ थैंक यू। और अगर आपको कोई इसके नोट्स वगैरह चाहिए, आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स जो मैंने रिटन लिखा है नोट्स, वो नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हो।